हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। सीटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सीटेट परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाले पेपर 1 का एक महत्वपूर्ण विषय जिसे हम पर्यावरण अध्ययन के नाम से जानते हैं, इसकी हम लोगों ने सीरीज शुरू की थी, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक की मैंने एनसीईआरटी आप लोगों के साथ कवर की थी। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों के साथ क्लास 4 की जो हमारी मैराथन क्लास है वो आप लोगों के साथ शेयर की है। और अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो एग्जाम से पहले आप प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोगों को ये वीडियो मदद करेगी। और क्लास 5 और क्लास 3 की भी मैराथन सीरीज जो है आप लोगों के साथ मैं इसी मंथ के एंड तक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एनसीईआरटी बेस्ड जो हमारी एनसीईआरटी की किताबें हैं, जो हमारी क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक के जो हमारे टॉपिक हैं, उससे संबंधित मैं आप लोगों के साथ 50 यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आप लोगों के प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट कर देगी। जो इससे पहले हम मैराथन सीरीज कर रहे थे, जैसे कि क्लास 4 की मैंने आपके साथ शेयर की, उसमें मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाए थे। क्लास 5 की जो मैं शेयर करूंगी उसमें भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी। पर आज की ये जो मैराथन है, मैराथन क्लास, इसके अंदर जो हम एनसीईआरटी बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चन मैं आपके साथ ऐसे डिस्कस कर रही हूँ कि अगर आप इन टॉपिक को करके जाएं तो इन टॉपिक से संबंधित अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो आपके ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करें और इन 50 क्वेश्चन को जरा हम कवर करते हैं। चलिए पहले प्रश्न को जरा हल करें। देखिए यहाँ पे हमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें घरों के बारे में वर्णन किया गया है, यानी कि हाउसेस के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखी है और हमें पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। तो देखिए पहले कथन में हम लोगों को बोल रखा है कि जो राजस्थान में जो घर बनाए जाते हैं, जो ग्रामीण इलाकों में जब घर बनते हैं, वो यहाँ पे मिट्टी के हाउसेस होते हैं, यानी कि मड हाउसेस होते हैं। और इनकी जो रूफ होती है, इनकी जो छत होती है, वो यहाँ पे झाड़ियों से ढकी होती है। इसका कारण क्या है कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा यहाँ गर्मी पड़ती है, तो अगर ये मिट्टी के घरों में रहेंगे तो थोड़ी इन्हें ठंडक मिलेगी। तो ये कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर हम दूसरे कथन की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे बोल रखा है मनाली में, यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो घर होते हैं वो बैम्बू पिलर के बनते हैं, यानी कि जो बांस की लकड़ियाँ होती हैं उनके बनते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो बैम्बू पिलर के घर हैं ये असम में बनते हैं। ये कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। इसके अलावा अगर हम सी की तरफ बढ़ें, यानी कि तीसरे कथन की तरफ बढ़ें, तो यहाँ पे हमें बोल रखा है जो लेह में घर होते हैं वो 2 फ्लोर के होते हैं और वो यहाँ पे स्टोन यानी कि पत्थरों के बनते हैं। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो इनका नीचे वाला फ्लोर होता है उसमें कोई भी खिड़की नहीं होती। तो देखिए ये कथन भी यहाँ पे हमें सही दे रखा है। इस हिसाब से वो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा जिसमें हमें ए और सी दे रखा है। और ए और सी हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ये हमें तीसरे ऑप्शन में मिल रहा है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये हमें ट्रेन से संबंधित यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के साथ डिटेल में यहाँ पे हल करूंगी। यहाँ पे बोल रखा है एक व्यक्ति जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन से कहाँ जा रहा है? ये गुजरात से केरला की तरफ जा रहा है। और गुजरात से वो कब निकला? वो 29 नवंबर 2019 को निकला। और जो वो केरला पहुंच रहा है वो कब पहुंच रहा है? 1 दिसंबर 2019 को। यहाँ पे बता रखा है कि वो सूरत से कितने बजे निकला और साथ ही साथ केरला कितने बजे पहुंचा। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि जिस ट्रेन से वो जा रहा है, सफ़र कर रहा है, वो गुजरात से केरला पहुंचने में कितना किलोमीटर तय कर रही है? ये यहाँ पे 2120 किलोमीटर यहाँ पे तय कर रही है। तो हमें बताना है कि जिस ट्रेन से यात्रा हो रही है इसकी औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो चलिए आप लोग इसका जरा एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को ये डेटा अच्छे से याद हो। अब चलिए इसको जरा मैं एक बार डिटेल में आप लोगों के साथ हल करके दिखाती हूँ। मैंने आप लोगों के लिए एक ब्लैंक शीट यहाँ पे ले ली है जिसमें हम हल करेंगे। ये जो यात्रा यहाँ शुरू हुई ये कब हुई? ये हुई आपकी 29 नवंबर को। और 29 नवंबर को ये सूरत से ये जो ट्रेन है ये कितने बजे निकली? यहाँ पे हमें बता रखा है 19 और इस तरीके से 45 दे रखा है। और अगर हम 12 घंटे वाली सुई में देखें तो ये कितने बजे ये यात्रा शुरू हुई होगी? ये यहाँ पे 7:45 को, यानी कि शाम के समय में ये यात्रा शुरू हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये यहाँ पे केरला कब पहुँच रहा है? केरला ये यहाँ पे 1 दिसंबर को पहुँच रहा है। तो देखिए 1 दिसंबर को कितने बजे पहुँच रहा है? तो यहाँ पे हमें टाइम दे रखा है 7:45। तो सॉरी, केरला कब पहुँच रहा है? केरला यहाँ पे ये कितने बजे पहुँच रहा है? 11:45।
ठीक है जी, मैंने इस तरीके से लिख दिया, यानी कि सुबह के समय में ये केरला यहाँ पे पहुँच रहा है। तो देखिए इस प्रश्न में औसत चाल निकालने से पहले हम लोग करेंगे क्या, हम देखेंगे कि यात्रा में कितना समय लगा होगा। तो देखिए यहाँ पे 29 तारीख को तो ये यात्रा शुरू हुई, 29 नवंबर और 1 दिसंबर के बीच में यहाँ पे 30 नवंबर भी आता है। तो देखिए हम लोग कैलेंडर के अनुसार चलेंगे और यहाँ पर 1 दिसंबर तक ये यात्रा चली है। 1 दिसंबर में कितने बजे, सुबह के 11:45 तक ये यात्रा चली है। तो देखिए यात्रा शुरू कब हुई थी, यात्रा शुरू हुई थी शाम को 7:45 से। तो हम क्या करेंगे, 29 तारीख की 7:45 से यानी कि 7:45 से लेकर हम अगले दिन के 7:45 तक देखेंगे। तो यहाँ पे इनके बीच में कितना गैप हुआ होगा, आप कहेंगे यहाँ पे 24 घंटे लगे होंगे। तो मैंने यहाँ पे 24 घंटे लिख दिए। इसके अलावा आपको देखना है कि शाम को 7:45 से अगले दिन के सुबह के 11:45 तक कितना आपका टाइम होता है। आप इस चीज़ को आप अपने फिंगर्स में भी इस चीज़ को मेज़र कर सकते हैं। शाम के 7:45 से लेकर अगले दिन सुबह के 11:45 तक यहाँ पे होते हैं आपके 16 घंटे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरी यात्रा में कितना आपका टाइम लगा होगा, 24 और 16 को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। 24 और 16 को अगर हम जोड़ देंगे तो कितने घंटे आ गए यहाँ पे, 40 घंटे आ गए। तो देखिए ये तो हमारे हो गए घंटे। अब इस हिसाब से इस प्रश्न के अंदर हम लोगों को हल क्या करना था, हम लोगों को यहाँ पे औसत चाल यहाँ पे निकालनी थी। और चाल निकालने का यानी कि एवरेज निकालने का यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे होता है कि दूरी जितनी है, दूरी को हम क्या करें, दूरी को यहाँ पे हम समय से भाग कर दें। यानी कि कितना ये डिस्टेंस यहाँ पे किलोमीटर में ट्रैवल किया गया, उसको यहाँ पे टाइम जितना आया उससे आप यहाँ पे डिवाइड कर दो। तो दूरी हमें इस प्रश्न में कितना दे रखा था, दूरी हमें दे रखा था यहाँ पे किलोमीटर में 2120 यानी कि 2120। और इसको हम भाग किससे करेंगे, ये जो हमारा 40 आया है, 40 से अगर हम इसे भाग करेंगे तो 10 से 10 यहाँ पे कट गया। और अगर आप इसे यहाँ पे भाग करते हो तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 53 किलोमीटर पर हार। जिस भी ऑप्शन में आपको 53 किलोमीटर पर हार मिले वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अगर हम ये जो दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे इस पे बढ़ें तो यहाँ पे हमारा तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इस तरीके के क्वेश्चन हमसे सीटैट की परीक्षा में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और हम लोगों को इन तरीके के क्वेश्चन तैयार करने हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साहिल एक बच्चा है जो कि क्रिकेट नहीं खेल पा रहा क्योंकि उसको काफ़ी तेज फीवर है और उसको फीवर के साथ हेडेक भी है। और यहाँ पे बता रखा है कि उसको स्वेटिंग भी हो रही है यानी कि पसीना भी आ रहा है। और उसको क्या करना पड़ा, उसको यहाँ पे अपना ब्लड टेस्ट कराना पड़ा क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि आपको ब्लड टेस्ट भी कराना है और साथ ही साथ कुछ हार्श मेडिसिन यानी कि कुछ ऐसी दवाइयाँ उसे खानी है जो कि काफ़ी ज़्यादा कड़वी है। तो उसे किस तरीके का डिजीज़ होगा। तो देखिए ब्लड टेस्ट जो होता है हम लोगों को ज़्यादातर यहाँ पे मलेरिया में करवाना पड़ता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे है हमारा सी ऑप्शन है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों के सामने है। चौथे क्वेश्चन में बोल रखा है कि एनिमल हु आर अवेक एट नाइट यानी कि ऐसे जानवर जो रात के समय में जागते हैं वो चीज़ों का कौन सा रंग देख पाते हैं। यह हमें क्लास 5 की ईवीएस के अंदर दिया गया है। ऐसे जानवर जो रात के समय में जागते हैं वो चीज़ों का सिर्फ काला और सफ़ेद रंग यानी कि ब्लैक एंड वाइट कलर ही देख पाते हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। यहाँ पे बोल रखा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को अगर यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाए किसकी, आयरन की अगर उसके शरीर में कमी हो जाए तो उसे क्या चीज़ खानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को पता है आयरन की कमी यानी कि शरीर में खून की कमी यानी कि ब्लड की कमी, जो कि हम हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी भी बोलते हैं। और ऐसे में हम लोगों को आंवला, गुड़ और हरे पत्तेदार सब्जी खानी चाहिए यानी कि आंवला, जरी और ग्रीन लीफी वेजिटेबल अगर हम लोग लेते हैं तो इससे क्या होता है, आयरन की डेफिशिएंसी कम हो जाती है।
इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को पूछ रखा है चिराव जो है ये जो डांस फॉर्म है ये कहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है। चिराव जो है ये डांस फॉर्म ये मिजोरम के लोगों के द्वारा किया जाता है, वहाँ का ये डांस फॉर्म माना जाता है। इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और मैं आप लोगों के साथ सारे के सारे ऑप्शन इसलिए डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि आप लोगों को मेनली वो ऑप्शन पता होना चाहिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए 7वां क्वेश्चन जरा डिस्कस करते हैं। 7th क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रखा है एलिफेंट यानी कि हाथी के बारे में हमें बता रखा है। ये एक चैप्टर है नंदू हाथी करके, उससे संबंधित यहाँ पे हमें पॉइंट्स दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए अलग अलग कथन दे रखे हैं, अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें बताना है कि एलिफेंट को लेके हाथी को लेके इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे पहले कथन में बोल रखा है, पहले स्टेटमेंट में बोल रखा है हाथी ज़्यादा आराम नहीं करते, यानी कि जो एलिफेंट होते हैं वो ज़्यादा रेस्ट नहीं करते, वो दिन में लगभग 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो देखिए ये जो कथन है यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो अगले कथन में यहाँ पे बोल रखा है, अगले स्टेटमेंट में बोल रखा है जो अडल्ट एलिफेंट होता है वो एक दिन में 200 केजी से ज़्यादा पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तो देखिए अडल्ट एलिफेंट नहीं, ये बेबी एलिफेंट इतना खा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वाला कथन ये गलत हो जाता है क्योंकि वयस्क हाथी जो है इससे ज़्यादा खा लेते हैं। इसके अलावा तीसरे कथन में हमें बोल रखा है जो एलिफेंट होते हैं उनको मड से यानी कि मिट्टी से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि उनको अपने शरीर को ठंडा रखना पसंद होता है। ये कथन यहाँ पे सही दे रखा है। इसके अलावा बोल रखा है कि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें जो ओल्डेस्ट फीमेल होती है यानी कि जो मादा हाथी होती है, जो सबसे बड़ी मादा हाथी होती है, वो डिसाइड करती है कि कौन क्या करेगा। जैसा कि हम लोगों ने नंदू हाथी चैप्टर को पढ़ा था और उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो मेल एलिफेंट होते हैं जब वो 13 से 15 साल के होते हैं वो झुंड को छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल बचती हैं और फीमेल में लीडर कौन होता है, जो सबसे ओल्डेस्ट होता है। तो ये भी यहाँ पे सही है। इस हिसाब से वो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा जिसमें हमें ए, सी और डी यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे जो ए, सी और डी है ये थोड़ा आगे पीछे करके दे रखा है, सी, डी और ए करके यहाँ पे दे रखा है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से एक और लोकेशन का हम लोगों को ये प्रश्न दे रखा है। ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है इसमें हमें डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और जब भी डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन आए, दिशा संबंधित प्रश्न आए, तो आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, चारों दिशाएं इस तरीके से बना लीजिए अपनी आसानी के लिए। तो सबसे ऊपर आपका क्या होता है, यहाँ पे होता है नॉर्थ जिसे हम यहाँ पे उत्तर बोलते हैं, और यहाँ पे होता है ईस्ट जिसे हम पूर्व बोलते हैं, ये होता है आपका वेस्ट जिसे हम पश्चिम बोलते हैं, और नीचे की साइड होता है उत्तर जिसे हम दक्षिण दिशा बोलते हैं। तो चारों दिशाएं हमने इस तरीके से बना ली। यहाँ पे बोल रखा है कि एक डॉक्टर है जो कि क्या कर रहा है, जिसे जो कि अभी एक्स पे है और इसे कहाँ पे पहुंचना है, वाई पे, अपने हॉस्पिटल पहुंचना है। अभी अपने घर पे है और अपने हॉस्पिटल पहुंचना है और उसके घर से लेकर उसके अस्पताल तक कोई भी सीधा रास्ता नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है जो कि हम लोगों को यहाँ पे बताया गया है। आप आराम से इस प्रश्न को पढ़िए। देखिए यहाँ पे डॉक्टर क्या करेगा, सबसे पहले वो अभी एक्स पे है, एक्स से वो क्या कर रहा है, यहाँ पे 600, यहाँ पे 600 मीटर वो जा रहा है ईस्ट की तरफ। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को बता रखा है कि ये जो व्यक्ति है, ये डॉक्टर हैं, ये अभी एक्स पे खड़े हैं यानी कि अपने घर पे खड़े हैं, और ये यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ये यहाँ पे ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। और ईस्ट जो है इसे हम पूर्व दिशा बोलते हैं, और पूर्व दिशा कहाँ को पड़ती है, इस तरफ पड़ती है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे बना लिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया 600 मीटर, और ये यहाँ पे कहाँ पे पहुँचे, अभी ए पे ये पहुँच गए, तो मैंने ए यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये ए से कहाँ पे जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं। आप आराम से पढ़िएगा। और इस प्रश्न में बोल रखा है ए से ये बी की तरफ जा रहे हैं, कहाँ पे, साउथ की तरफ, साउथ यानी कि दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, यानी कि नीचे की तरफ जा रहे हैं। कितना, यहाँ पे 450 मीटर, तो नीचे की तरफ हमने बनाया। नीचे की तरफ क्यों बनाया, क्योंकि ये साउथ की तरफ जा रहे हैं और साउथ जो है वो दक्षिण जो है नीचे की तरफ पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना, 450 मीटर। और ए से ये कहाँ पहुँच गए, ए से ये पहुँच गए हमारे बी पे।
और बी से ये कहाँ जा रहे हैं, बी से ये सी पे जा रहे हैं, और सी पे कितना जा रहे हैं, ये 120 मीटर जा रहे हैं। किस तरफ, वेस्ट की तरफ। वेस्ट हमारा कहाँ होता है, ये हमारा पश्चिम की तरफ होता है। तो हमने यहाँ पे 120 मीटर यहाँ पे बना दिया इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से ये कहाँ पहुंच गए, ये पहुंच गए आपके सी पे। और सी से ये कहाँ पे पहुंच रहे हैं, सी से ये नॉर्थ की तरफ अगर जाएं, यानी कि उत्तर की तरफ, या फिर आप कह लीजिए आसान भाषा में ऊपर की तरफ जाएं, कितना, 90 मीटर। तो ये यहाँ पे पहुंच जाएंगे वाई पे। तो यहाँ पर ये वाई यानी कि अपने हॉस्पिटल ये पहुंच गए। तो देखिए इस प्रश्न में हमें आगे क्या बोल रखा है, ये जो एक्स था यहाँ पे इसका घर था, और वाई जो है, वाई यहाँ पे क्या है, हॉस्पिटल है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि हम लोगों को ये बताना है विथ रिस्पेक्ट टू हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल से अगर हम देखें तो उस व्यक्ति का घर कहाँ होगा। तो हॉस्पिटल कहाँ पे है, ये वाई पे है, और उस व्यक्ति का घर कहाँ पे है, एक्स पे है। तो अगर हम इस तरीके से, ये मैं मोटा सा जो एरो बना रही हूँ, इस चीज़ को आप गौर करिएगा, ये एरो किस तरफ दर्शा रहा है, ये एरो आपका अगर हम इस दिशा में देखें तो ये एरो इस तरफ के से यहाँ पे दर्शा रहा है, जो कि कहाँ पे पड़ता है, ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में पड़ता है। तो यानी कि उसके हॉस्पिटल से उसका घर कहाँ पे होगा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, जो कि हम लोगों को यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुई हो तो एक बार और देखना। सबसे पहले हमें दिशा बनानी होती है, और दिशा के अनुसार हम लोगों को चलना होता है, जो भी हमें प्रश्न में दिया होता है, और उस अनुसार आपको लास्ट में देखना है कि क्या पूछा गया है। यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि उसके घर से हॉस्पिटल कहाँ है, तो आंसर उल्टा हो जाता। पर यहाँ पे पूछा गया था कि उस व्यक्ति का हमें यह बताना है कि हॉस्पिटल से घर कहाँ पड़ेगा, तो ये पड़ा हमारा नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम की तरफ। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि डेजर्ट ओक जो है, ये एक तरीके का पेड़ है जो कि कहाँ पाया जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये हमें क्लास 4th की जो हमारी ईवीएस की बुक है उसमें 27वें चैप्टर में हमें इस टॉपिक के बारे में दिया गया है। 27वें नहीं, 26वें चैप्टर में इस टॉपिक के बारे में दिया गया है। आप लोग मैराथन क्लास देखिए, जो क्लास 4th की मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोगों को 27 के 27 चैप्टर एक साथ मिल जाएंगे, आप लोगों को ये सारे टॉपिक वहाँ पे मिल जाएंगे, तभी आप लोगों को ये वीडियो देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए इस क्वेश्चन को तो अगर आप लोगों ने कुछ टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो भी आप आराम से कर सकते हैं। इंडिया में जो दांडी है, दांडी यात्रा जो है, दांडी मार्च जो है, जो एक महात्मा गांधी का एक फेमस मार्च माना जाता है, एक स्वतंत्रता के लिए एक मोर्चा माना जाता है जो कि काफ़ी फेमस है। वो कहाँ से शुरू हुआ था, वो गुजरात से शुरू हुआ था। इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमें निपेंथिस पौधे से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये एक शिकारी पौधा होता है और इसके बारे में हमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो देखिए इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप लोगों के कवर हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है कि ये एक ऐसा पौधा होता है जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में मिलता है। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पे करेक्ट है। मेघालय में, इंडोनेशिया में और ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा बता रखा है इसे हम, ये जो निपेंथिस पौधा होता है इसे हम पिचर प्लांट के नाम से भी जानते हैं, शिकारी पौधा भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इसका एक ऊपर से ओपनिंग माउथ होता है, इस तरीके से एक ओपनिंग माउथ यहाँ पे इस तरीके से बनता है, और ये क्या करता है, ये एक तरीके से पत्ते की तरह दिखाई पड़ता है। अगर इसके ऊपर कोई भी कीड़ा वगैरह आ जाए तो वो उसे अच्छी तरीके से लपेट लेता है और इसके जो जूसेस होते हैं उसमें वो डाइजेस्ट हो जाता है। ये भी यहाँ पे हमें सही दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि ये छोटे छोटे इंसेक्ट को ही ट्रैप कर पाता है, ऐसा नहीं है, ये मेंढक वगैरह इन सब चीज़ों को भी अपने अंदर ट्रैप कर सकता है। तो ये जो सी ऑप्शन है यहाँ पे गलत है।
और इसके अलावा ये जो डी ऑप्शन यहाँ पे हमें दे रखा है, इसमें बोल रखा है कि ये एक प्लीजेंट साउंड यानी कि एक आकर्षित ध्वनि निकालता है ताकि इंसेक्ट को ये ट्रैप कर सके। तो देखिए आकर्षित ध्वनि नहीं निकालता, इसमें से हमें आकर्षित खुशबू आती है यानी कि स्मेल अच्छी आती है, ना कि साउंड। साउंड की वजह से ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा जिसमें हमें ए और बी दे रखा है। ए और बी ओनली हमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये हमें पहले ऑप्शन में दे रखा है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों के सामने है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों को एनिमल्स के बारे में यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट कथन हमें दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है, पहले कथन में हमें बोल रखा है एनिमल दैट हैव आउटर ईयर, यानी कि ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान होते हैं और शरीर में बाल होते हैं, वे क्या करते हैं, वे बच्चे देते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगले कथन में बोल रखा है कि ऐसे जानवर जिनके बाहरी कान नहीं होते और शरीर पर बाल भी नहीं होते, वे अंडे देते हैं। तो ये कथन भी मेरा सही है। इसके अलावा बाकी ये जो दोनों कथन दे रखे हैं, ये यहाँ पे इसके उल्टे हैं, ये यहाँ पे गलत हैं। तो वो ऑप्शन आपका सही होगा जिसमें हमें ए और बी दे रखा है। ए और बी केवल यानी कि केवल ए और बी हमें किस में दे रखा है, ये हमें चौथे ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। यहाँ पे देखिए हमें बिहाइव यानी कि मधुमक्खी के बारे में, मधुमक्खी पालन के बारे में हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 13वां। 13th क्वेश्चन में हम लोगों को पूछ रखा है कि जो मेल बी होती हैं, वर्कर बी होते हैं और क्वीन बी होते हैं, इनके बारे में यहाँ पे कौन सा कथन सही लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ऊपर ऊपर से भी देखें तो ये जो तीसरा कथन है यानी कि द क्वीन बी ले एग, यानी कि रानी मधुमक्खी जो होती है वे अंडा देती है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस हिसाब से हम कहेंगे कि वो ऑप्शन जिसमें हमें तीसरा मिल जाए वो यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन तो गलत है, ओनली ए लिखा हुआ है। चौथा ऑप्शन भी गलत है क्योंकि 1 और 2 लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका फर्स्ट या सेकेंड हो सकता है। तो देखिए इस तरीके से आप ऑप्शन को भी फटाफट एलिमिनेट कर सकते हो। अब जरा देखते हैं यहाँ पे, अगर आप आखिरी ऑप्शन को देखो तो यहाँ पे बोल रखा है वर्कर बी आर फीमेल ओनली, यानी कि जो यहाँ पे काम करने वाली, जो यहाँ पे श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ मादा होती हैं। तो देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है। इस हिसाब से यहाँ पे डी जो स्टेटमेंट है, डी जो कथन है, ये हमें गलत दे रखा है। इस हिसाब से हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर बैठेगा वो बैठेगा पहला ऑप्शन जिसमें हमें पहला, दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पे सही दे रखा है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अब हमको इस क्वेश्चन में वेट लिफ्टर के बारे में पूछा गया है और जो इंटरनेशनल फेम पा चुकी हैं इनमें से कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कर्णम मल्लेश्वरी। और इन्होंने क्या किया था, ये आंध्र प्रदेश की थी और इन्होंने जब ये 12 वर्ष की थी तब से ही वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी थी। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये आपका डी ऑप्शन यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी। कुछ क्वेश्चन तो हमारे डायरेक्ट आते हैं और कुछ क्वेश्चन हमारे स्टेटमेंट आधारित आते हैं। तो देखिए आपको दोनों तरीके के क्वेश्चंस के लिए अपने आप को तैयार करना है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन जो है, देखिए इस प्रश्न में हम लोगों को यहाँ पे रिजर्व ट्रेन की टिकट में हमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये चीज़ें पूछी गई हैं। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन पे गौर करें तो यहाँ पे ये जो ई ऑप्शन हमें दे रखा है, ये जो 5वां ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे बोल रखा है डेट एंड टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द डेस्टिनेशन, मतलब आप जिस डेट पे पहुंचोगे वहाँ पर और टाइमिंग यहाँ पे दी जाती है। देखिए ट्रेन आगे पीछे हो सकती है पर जो अराइवल टाइमिंग है यानी कि ट्रेन कितने बजे पहुँचेगी ये टाइमिंग पहले से डिसाइड कैसे हो सकता है। फ्यूचर जो है वो पहले से डिसाइड नहीं हो सकता ना। ट्रेन एग्जैक्ट कितने बजे निकलेगी वो यहाँ पे एक बार के लिए ये फिक्स हो सकता है, पर ट्रेन जो है वो पहुँचने की तारीख और पहुँचने का समय, खास करके समय जो है ये पहले से निर्धारित नहीं हो सकता। तो वो ऑप्शन तो यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं होगा जिसमें हमें 5 यहाँ पे दे रखा है। इस हिसाब से ये जो 4th ऑप्शन है और ये जो 3rd ऑप्शन है ये तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर हम ट्रेन की टिकट में देखें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो देखिए आपने किस डेट में किस टाइम में बुकिंग की थी वो चीज़ें होती हैं, और स्टार्ट ऑफ जर्नी यानी कि कितने टाइम में ये जर्नी शुरू होगी ये भी वहाँ पे टाइमिंग होता है। तो ये कथन यहाँ पे सही है। इसके अलावा कौन से कोच नंबर पे, कौन से बर्थ नंबर पे और कितना किराया है ये चीज़ भी यहाँ पे होती है। इसके अलावा अगर हम देखें नेम, एज, सेक्स ऑफ द पैसेंजर ये चीज़ें होती हैं,
और साथ ही साथ ट्रेन नंबर और आपका बोर्डिंग स्टेशन यानी कि लास्ट स्टेशन आपका क्या होगा, ये चीज़ें होती हैं। तो देखिए ऐसा ऑप्शन जिसमें हमें ABCD यानी कि 1 2 3 4 हमें दे रखा है, वो ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। तो ये जो 15वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हमारा सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऐसी जरूरी नहीं है कि आपने वो चीज़ देखी है और आप उसके अनुसार ही यहाँ पे आंसर दें। आप यहाँ पे लॉजिक भी लगा सकते हैं, तर्क भी लगा सकते हैं कि अगर हम एक ट्रेन की टिकट को देखेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे बेसिक चीज़ें हमें पूछी गई हैं और बाकी हम लोगों को ये जो ओमना की जर्नी से संबंधित ये जो चैप्टर हमें दिया गया था उसमें हमें ट्रेन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई थी, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ, 16th क्वेश्चन की तरफ। ये एक नया क्वेश्चन था जो कि हमें पूछा गया था। पी प्लांट जो होता है इस पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ताकि हम लोगों को पता चल सके कि हमारे जो जेनेटिक्स हैं वो कहाँ से आए हैं और कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे अलग अलग पेयर यहाँ पे बनाए। यहाँ पे टॉल शॉर्ट राउंड रिंकल इस तरीके से अलग अलग तरीके के जो पेयर बनाए थे वो कौन से यहाँ पे साइंटिस्ट थे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जॉन मेंडल। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक मैच द फॉलोइंग यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17 में। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए अगर इसमें से अगर आपको एक भी चीज़ पता है तो आप यहाँ पे आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। जैसे कि केरला में क्या प्रयोग किया जाता है, क्या भोजन पसंद किया जाता है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे बॉयल ट्रॉपिकाओ जो होता है उसमें यहाँ पे करी के साथ यहाँ पे मिक्स करके खाया जाता है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन जिसमें हमें बी का फर्स्ट दे रखा है, बी का फर्स्ट हमें एक ही ऑप्शन में दे रखा है, वो आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सेकेंड ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर होगा। आप बाकी चीज़ें भी यहाँ पे मैच कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जो सेकेंड ऑप्शन है इसके अंदर हमें डी का यानी कि गोवा का हमें दे रखा है, सी फिश खाया जाता है वो भी कोकोनट ऑयल के साथ, ये भी बिल्कुल सही है। आप देखिए बाकी चीज़ें भी आप मैच करिए। इस क्वेश्चन का जो सेकेंड ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। मैच द फॉलोइंग करने का अप्रोच यही है, अगर आपको किसी एक का मैच बिल्कुल सही आता है तो आप पहले उसको मैच कर लीजिए और ऑप्शन को देखिए कि ऑप्शन के अनुसार वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो सिंगल एक ही ऑप्शन में है तो बाकी चीज़ों को भी मैच कर लीजिए और उसके अनुसार आप बता सकते हैं कि उस क्वेश्चन का क्या पर्टिकुलर आंसर है। अब चलिए हम जरा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 18वें में हम लोगों से ये पूछ रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड कैन रोटेट देयर नेक बैकवर्ड टू लार्ज एक्सटेंट। यानी कि इन पक्षियों में से कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक घुमा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है आउल, यानी कि यहाँ पे जो हमारे उल्लू होते हैं जो कि हमें यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन में दे रखे हैं हिंदी और इंग्लिश में, तो आप देख लीजिएगा। जो आउल है वो अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक घुमा सकते हैं, बैकवर्ड साइड पीछे की साइड भी रोटेट कर सकते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हम लोगों से यहाँ पे पूछ रखा है गैस्ट्रिक जूस के बारे में। तो जो गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टमक में रिलीज होता है वो डाइजेशन में मदद करता है, किस तरीके का होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टमक में रिलीज होता है वो किस तरीके का होता है, वो होता है एसिडिक यानी कि अम्लीय। देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, इंग्लिश में यहाँ पे फोर्थ और हिंदी में यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। आप इस चीज़ को जरा गौर करिएगा। जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है ये हमारे स्टमक में पाया जाता है जो कि एक एसिड रिलीज करता है जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका मीडियम कैसा होता है, अम्लीय होता है यानी कि एसिडिक होता है, जो कि क्या करता है खाने में जो कीटाणु होते हैं जर्म्स होते हैं उसको किल करने का काम करता है और साथ ही साथ ये हमारे साथ ये पेप्सिन को एक्टिवेट करके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में भी मदद करते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। तो देखिए यहाँ पे हमें 20वें प्रश्न में बोल रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा समूह है जो मच्छरों द्वारा फैलता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ डिजीज स्प्रेड बाय मस्कीटो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, देखिए HIV एड्स जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, तो ये यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता। इसके अलावा इस हिसाब से यहाँ पे थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन है ये यहाँ पे
गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन थोड़े आगे पीछे हैं, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा ये चीज़ संभाल लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। आपको हिंदी वाले स्लाइड में यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मिलेगा और इंग्लिश में आपको यहाँ पे पहले ऑप्शन में मिलेगा। तो देखिए जिसको मैं टिक कर रही हूँ वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। यानी कि यहाँ पे आपको इंग्लिश में यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में और हिंदी में यहाँ पे आपको तीसरे ऑप्शन में ये मिल रहा है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों को एक कथन ये पढ़ने को बोला है, क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में ये बोल रखा है रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। हमें यहाँ पे एक पशु के बारे में, एक जानवर के बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है और इसके बारे में पढ़ने को बोल रखा है कि ये बियर यानी कि भालू जैसा दिखता है और ये पेड़ों से उल्टा लटक के 17 घंटे तक, लगभग दिन में 17 घंटे तक सोता है और ये जिस वृक्ष में रहता है, जिस पेड़ में रहता है, उसी की ब्रांचेस को, उसी की टहनियों से पत्तियां खाकर ये अपना गुजारा करता है और ये लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहते हैं। ये जानवर के कौन है? तो देखिए ये जो हैं ये भालू जैसे दिखते हैं और पेड़ों से उल्टा लटक के सोते हैं। हमें हमारी ईवीएस की बुक में इसकी पिक्चर भी दिखा रखी है। ये है हमारी स्लॉथ, जो कि आपको इंग्लिश वाली क्वेश्चन में आपको पहले ऑप्शन में और हिंदी में आपको ये तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए ये भालू जैसा दिखता है और इसमें हमें काफ़ी सारी इसकी क्वालिटी भी पता चल गई। इससे संबंधित अगर कोई और क्वेश्चन भी आ जाए तो हम लोग कर पाएंगे। ये भालू जैसा दिखता है और ये 17 घंटे तक लगभग पेड़ों में उल्टा लटक के सोता है। अपसाइड डाउन ये बता रखा है, उल्टा लटक के सोता है और साथ ही साथ ये जिस पेड़ में रहता है उसी की पत्तियां खाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 22वां। 22 क्वेश्चन हमारे सामने है। इस प्रश्न के अंदर बोल रखा है कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी कि अगर हमारे फूड में चिली ना हो तो कहीं ना कहीं हम लोगों को टेस्ट नहीं आएगा। तो हमें बताना है कि इसे कौन से देश के व्यापारी द्वारा लाया गया था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका। इसे साउथ अमेरिका द्वारा लाया गया था। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चन हम लोगों के डायरेक्ट होते हैं तो उन क्वेश्चंस को तो आप लोगों को उसी तरीके से तैयार करना है। बाकी जो चीज़ें हैं बाकी मैं आप लोगों को क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब देखिए 23वां क्वेश्चन भी हमारे औसत चाल से संबंधित है, यानी कि एवरेज स्पीड कैसी होगी, कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए अभी जैसे हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे बता रखा है कि एक लड़का है जो कि ट्रेन से 4 जून से ट्रैवल कर रहा है। कहाँ से? मडगांव से निकल रहा है और मडगांव से निकलने के बाद वो 6 जून को पहुंच रहा है अपनी डेस्टिनेशन। और जो ट्रेन है, जो ट्रेन की जो यहाँ पे डिस्टेंस बता रखा है, ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ये यहाँ पे 145 किलोमीटर जो है ये ट्रैवल कर रही है। अब हमें बताना है कि ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो लड़का है ये कितने समय तक ट्रैवल कर रहा है, सबसे पहले ये निकालिए। तो देखिए ये जो लड़का है ये 4 जून से अपनी जर्नी इसने शुरू की। 4 जून से कब शुरू की? तो आप कहेंगे 22:30 यहाँ पे दे रखा है। और अगर हम इसे यहाँ पे 12 घंटे वाली जो हमारी सुई होती है उसमें अगर हम निकालें तो ये कितना बैठेगा? ये बैठेगा 10:30। यानी कि रात के ये इसने क्या किया, रात के 10:30 बजे अपनी जर्नी इसने शुरू की। इसके बाद ये देखिए 4 बजे, ये देखिए 4 जून को तो ये निकला, 5 जून को भी ये सफ़र कर रहा है और 6 जून को ये पहुंच रहा है। तो देखिए अगर मैं 4 जून को अगर हम देखें 10:30 बजे से लेकर 5 जून के 10:30 बजे तक अगर हम देखें तो ये इसने कितनी जर्नी यहाँ पे ट्रैवल की होगी? ये यहाँ पे इसने 24 घंटे का यहाँ पे सफ़र कर लिया है। कब से कब तक? इस चीज़ को गौर करिएगा। 4 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, वो भी रात के 10:30 बजे से लेकर अगले दिन रात के 10:30 बजे तक, 24 घंटे का। अब आपको क्या करना है? अब आपको देखना है 6 जून को ये कितने बजे पहुंचा। 6 जून को ये सुबह 4:30 बजे पहुंचा। तो आपको ये देखना है कि रात के 10:30 बजे से लेकर अगली सुबह के 4:30 बजे तक कितने घंटे होते हैं। तो देखिए 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक 2 घंटे हो गए और 12:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक कितने घंटे हो गए? 4 घंटे। तो इस हिसाब से यहाँ तो इसे लगे थे 24 घंटे
और रात के 10:30 बजे से लेकर अगली सुबह 4:30 बजे तक इसको लगेंगे 6 घंटे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे टाइम देखें तो समय जो लगा पूरी जर्नी का इसे यहाँ पे 30 घंटे लगा है। आई होप ये चीज़ जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की ये समझ में आ गया होगा। 4 तारीख को ये रात के 10:30 बजे से निकला, 5 तारीख को 10:30 बजे तक हुए 24 घंटे, और 10:30 बजे से लेकर अगली सुबह 4:30 बजे तक हुए 6 घंटे। तो 24 और 6 को जोड़ा तो 30 घंटे यहाँ पे आ गया। अब देखिए अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे पता चल गया कि समय कितना लगा है। अब आपको यहाँ पे औसत चाल निकालनी है, और चाल निकालने के लिए जो यहाँ पे सूत्र होता है, जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है, जितनी इसकी दूरी है, जितनी इसकी डिस्टेंस है, उसको यहाँ पे समय से यहाँ पे भाग कर दिया जाए। तो देखिए दूरी इसकी कितनी है, तो आप कहेंगे यहाँ पर हमें दे रखा है 1145। इसको हम किससे भाग करेंगे, इसको अभी टाइम हमने निकाला था, समय निकाला था, वो निकाला था हमने 30। इन दोनों को अगर आप भाग करो तो ये लगभग 38.5 के बराबर आएगा, 37.9 समथिंग ये कुछ आएगा। इन्हें अगर भाग करेंगे तो इस हिसाब से ये इसका सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे मैंने अलग से स्लाइड में इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि डिट्टो इससे जो सेम क्वेश्चन है हमने अभी अभी डिस्कस किया था। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें मधुबनी पेंटिंग के बारे में हमें कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट, कुछ यहाँ पे कथन यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे पहले जो मधुबनी पेंटिंग होती है उसमें हम टर्मरिक यानी कि हल्दी हो गई, इंडिगो हो गए, और फ्लावर कलर ये यूज़ करते हैं। देखिए ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये पॉइंट यहाँ पे करेक्ट है। इसके अलावा ये जो चित्रकला होती है इसमें हम इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, फूल, यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, ट्री, फ्लावर, फिश, ये सब चीज़ें बनाते हैं, ये भी यहाँ पे सही है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि इट इज़ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट एंड नेम आफ्टर द प्लेस ऑफ मधुबनी, यानी कि ये जो आपकी लोक नृत्य कला है ये बहुत पुराने टाइम से चल रही है और मधुबनी नामक स्थान से ही इसका नाम पड़ा है। तो देखिए बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी और इसी के नाम पे इस पेंटिंग का नाम भी पड़ा है, तो ये सही है। इसके अलावा अगर आप लास्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ पे बोल रखा है मधुबनी जो है वो राजस्थान की प्रसिद्ध कला है। तो देखिए ये यहाँ पे प्रसिद्ध जिला है, तो ये यहाँ पे गलत है, ये बिहार का जिला है। इस हिसाब से वो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा जिसमें हमें पहला, दूसरा और तीसरा दे रखा है। पहला, दूसरा और तीसरा ABC हम लोगों को कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये हमें चौथे ऑप्शन में दे रखा है और ये क्वेश्चन था हमारा 24वां, यानी कि 24th हमारे सामने एक क्वेश्चन था। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 25वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 25वें क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे किसके बारे में बता रखा है, हमें यहाँ पे आबू धाबी के बारे में बता रखा है। 25वां क्वेश्चन है, इसके अंदर जो स्टेटमेंट है पहला है इट इज़ लोकेटेड इन डेजर्ट एरिया। तो देखिए ये डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तानी इलाके में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगला यहाँ पे है कि इस जगह पर पानी जो होता है वो पेट्रोल से ज़्यादा महंगा है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे अरबिक जो होती है, यहाँ की जो लोकल स्थानीय भाषा है, ये बिल्कुल सही है, अरबी। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि आबू धाबी में अगर हम देखें जो पैसा होता है वो दिनार होता है, दिनार नहीं होता। यहाँ पे जो पैसा होता है वो दिरहम होता है, DIRHAM, दिरहम बोलते हैं यहाँ की करेंसी को, दिनार नहीं बोलते। इस हिसाब से यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दे रखा है, तो वो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा जिसमें हमें A, B और C दे रखा है, जो कि हमें फोर्थ यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर भी हम लोगों को दिशा संबंधित एक प्रश्न यहाँ पे दे रखा है 26वें क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे अपने लिए आसानी के लिए यहाँ पे डायरेक्शन बना दीजिए NEWS। तो देखिए इस प्रश्न को जल्दी जल्दी हम एक बार ही हल करते हैं, जल्दी जल्दी नहीं आराम से करेंगे। इसमें बोल रखा है कि तुम्हारा जो घर है वो X पे है और तुम्हारा जो स्कूल है वो कहाँ पे है, Y पे है, और कोई भी मतलब डायरेक्ट कोई स्ट्रेट रास्ता नहीं है। तो तुम सबसे पहले क्या कर रहे हो, तुम सबसे पहले X से तुम कहाँ की तरफ जा रहे हो, X से यहाँ पे जा रहे हो साउथ। साउथ कहाँ पड़ता है, नीचे की तरफ पड़ता है। आप यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ जा रहे हो 125 मीटर। तो देखिए मैंने 125 मीटर नीचे की तरफ बना दिया और यहाँ पर आप कहाँ पहुँचे, यहाँ पे आप पहुँचे अभी A पे। और उसके बाद क्या कर रहे हो, उसके बाद आप 20 मीटर क्या कर रहे हो, सबवे से जा रहे हो जो कि ईस्ट में है। ईस्ट किस तरफ है, मेरे राइट हैंड की तरफ। तो मैंने ईस्ट इस तरीके से यहाँ पे कितना किया मैंने, 100 मीटर ये इस तरीके से बना दिया। और यहाँ पर हम कहाँ पहुँचे, यहाँ पे हम पहुँचे B पॉइंट पे। इसके बाद बोल रहे हैं B पॉइंट से हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे हम कहाँ जा रहे हैं, इसके बाद हम यहाँ पे
125 मीटर कहाँ पे जा रहे हैं, ये हम जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ। तो देखिए नॉर्थ की तरफ, ये देखिए नॉर्थ की तरफ बता रखा है। नॉर्थ कहाँ पड़ता है, ऊपर की तरफ पड़ता है। तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वो भी कितना, 125। यानी कि जितना आए थे उतना ही हम वहाँ पे पहुँच गए। और यहाँ पे आप पहुँच गए हो वाई पे, जहाँ पे आपका स्कूल है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे बोल रखा है विथ रिस्पेक्ट टू स्कूल, ये आपका स्कूल हो गया, ये आपका घर है। आपके स्कूल के अनुसार आपका घर किस दिशा में पड़ेगा। तो देखिए किस दिशा में पड़ रहा है आपका घर। तो देखिए वाई से एक्स किस दिशा में है, तो आप कहेंगे वेस्ट पे है। ये किस दिशा में है, वेस्ट पे है, यानी कि पश्चिम में है। वो भी कितना, तो देखिए ये दूरी जो है, ये गैप जो है वो बराबर है, कितना है, 100 मीटर का। तो यानी कि 100 मीटर वेस्ट जो है, यानी कि 100 मीटर ये जो है पश्चिम जो है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप मैंने अभी आप लोगों के साथ 2 क्वेश्चन इस टाइप के डिस्कस कर लिए हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या अप्रोच आप लोगों को लगानी है। अब चलिए 27वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और कर्णम मल्लेश्वरी फिर से आ गई हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है। ये एक फेमस इंटरनेशनल वेट लिफ्टर हैं, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा ये कर्नाटका से थी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश से थी। ये एपी से हैं, ना कि कर्नाटका से, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि इनके हाथ, मतलब इनके पास बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, और इन्होंने 130 केजी का भी वेट जो है वो लिफ्ट किया है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखें तो ये जब 12 वर्ष की थी तब से इन्होंने अपना अभ्यास करना शुरू कर दिया था। तो इस हिसाब से ए, सी और डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जो कि हमें पहले ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें हम लोगों से पूछा गया है कुड़ुक जो है ये किस जगह बोली जाने वाली भाषा है, ये कहाँ पर बोली जाती है, ये झारखंड में बोली जाती है। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये सही बैठेगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं हिंदी की स्लाइड लगाना भूल गई हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। एक बार इस क्वेश्चन को जरा पढ़ लेते हैं, क्या चीज़ें यहाँ पे बोली गई है। ये बोला गया है जो ब्रॉन्ज होता है वो आयरन, सिल्वर और गोल्ड का बना होता है, ये बिल्कुल गलत है। ब्रॉन्ज जो है ये कॉपर और टिन का बना होता है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो ब्रॉन्ज है वो स्टैचू वगैरह बनाने का काम करता है, ये बिल्कुल सही है। और लास्ट ऑप्शन में बोल रखा है कि ब्रॉन्ज के जो बर्तन होते हैं वो एल्यूमिनियम से लाइट होते हैं। द यूटेंसिल मेड ऑफ ब्रॉन्ज आर लाइटर एंड स्ट्रॉन्गर, यानी कि ये हल्के होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं एल्यूमिनियम से, ये यहाँ पे एक सही नहीं है। तो वो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा जिसमें हमें बी और सी यहाँ पे दे रखा है, जो कि हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम आ गए हैं 30 पे। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का शुरू हो जाएगा मैप से संबंधित क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है, विथ रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ दिल्ली। दिल्ली के अनुसार आपको बताना है कि ये जो गांधी धाम है जो कि गुजरात में, गांधीनगर जो है जो कि गुजरात में है, और पटना जो कि बिहार में है, ये कहाँ पर पड़ेंगे। तो देखिए इसके लिए तो हमें एक बार मैप की तरफ जाना होगा, और आपको दिशा पता होनी चाहिए। NEWS मैंने आज ही की वीडियो में 3-4 बार आपको बता दिया है। एक बार ही हम मैप की तरफ होके आते हैं, और उसके बाद हम ऑप्शन को देखेंगे कि इस क्वेश्चन का कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो चलिए एक बार मैप की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न के अंदर हमें यहाँ पे दिल्ली को सबसे पहले तो केंद्र लेना है, और दिल्ली के अनुसार हम लोगों को यहाँ पे बताना है कि बिहार जो है, पटना के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। पटना जो है जो कि बिहार में पड़ता है, और गांधीनगर जो कि गुजरात में पड़ता है, ये किस दिशा में पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने दिल्ली को केंद्र ले लिया, ये बनेगा NEWS। NEWS मैंने यहाँ पे बना दिया। इस हिसाब से बिहार आपका कहाँ पड़ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार इस दिशा में यहाँ पे पड़ रहा है, जो कि आपका किसके बीच में है, ये साउथ ईस्ट के बीच में है। तो देखिए सबसे पहले हमने इसके बारे में लिखा। इसके अलावा गुजरात को भी अगर हम देखें तो गुजरात यहाँ पे कहाँ पड़ेगा, ये बनेगा साउथ वेस्ट की तरफ। तो देखिए आपको ऑप्शन में कौन से ऑप्शन को देखना है जो कि बिहार को किस तरफ दिखाए, बिहार को ये दिखाए साउथ ईस्ट की तरफ, और इसके अलावा गुजरात को किस में दिखाए, गुजरात को यहाँ पे साउथ वेस्ट में दिखाएं। तो चलिए जरा ऑप्शन को देखते हैं, और ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर है वो जरा देखते हैं। मैप को यहाँ पे बनाएं तो इस तरीके से यहाँ पे बिहार जो है वो इस तरफ पड़ रहा था, और जो आपका गुजरात है वो इस तरफ पड़ रहा था। तो आपका ये हो जाएगा NEWS। तो देखिए यहाँ पे कहीं बिहार पड़ रहा था और यहाँ पे कहीं गुजरात पड़ रहा था।
इस हिसाब से सबसे पहले इन्होंने गुजरात के बारे में पूछ रखा है, तो गुजरात कहाँ होगा, साउथ वेस्ट में होगा, साउथ वेस्ट, जो कि हम लोगों को यहाँ पे कौन से ऑप्शन में दे रखा है, एक इस ऑप्शन में और एक इस ऑप्शन में। बट साथ ही साथ अगर हम बिहार को देखें तो बिहार कहाँ पड़ रहा है, ये साउथ ईस्ट में पड़ रहा है, साउथ ईस्ट, जो कि हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, ये दक्षिण पूर्व जो है हमें सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ये अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 30। अब चलिए 31वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 31वां क्वेश्चन हम लोगों के सामने ये रहा। तो देखिए कह रहे हैं कि कौन सी ऐसा स्टेट है, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे जो विलेजर हैं, जो गांव वाले हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने जो वुडन हाउस होते हैं वो ग्राउंड से वो 3 से लेकर 3.5 मीटर ऊपर बैम्बू पिलर के बनाते हैं। तो देखिए ये बनाया जाता है असम में, और इसका कारण क्या होता है, वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और सीधा अगर ज़मीन में वो घर बनाए तो इतनी बारिश की वजह से क्या होगा कि उनके घरों में पानी भर जाएगा। तो वो क्या करते हैं, पहले बैम्बू के इस तरीके से लंबे लंबे पिलर बनाते हैं और उसके ऊपर अपने घर बनाते हैं, ताकि होता क्या है, जब बारिश आए तो बारिश का पानी नीचे नीचे रह जाए और उनके घरों में पानी ना बहे। तो इस तरीके से यहाँ पे घर बनाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है ये। क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पे पूछ रखा है, जो ब्रेल लिपि है, जिससे क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जो कि देख नहीं पाते, जो नेत्रहीन होते हैं, वो यहाँ पे रीडिंग वगैरह का काम करते हैं, उसमें कितनी स्ट्रिप्स होती हैं। आप लोगों को मैं अलग से इमेज भी दिखाऊंगी। यहाँ पे जो स्ट्रिप्स होती हैं उनमें जो बिंदुएं होती हैं वो 6 बिंदु होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको इंग्लिश वाले उसमें थर्ड ऑप्शन और हिंदी वाले में सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 33 ये पूछ रखा है। यहाँ पे हम लोगों को पोचमपल्ली के बारे में पूछ रखा है, जो कि दक्षिण राज्य का एक कस्बा है, जहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे खूबसूरत डिज़ाइन की जो साड़ियाँ हैं और कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, और ये पोचमपल्ली के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो देखिए ये कौन सी जगह का जिला है, ये पूछा गया है, ये कौन सी जगह पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे तेलंगाना। हमारी जो क्लास 4th की ईवीएस है उसमें पोचमपल्ली करके एक चैप्टर दे रखा है, और वहाँ पे बता रखा है कि वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादातर इस तरीके की कलरफुल जो साड़ियाँ होती हैं वो बनाने में व्यस्त रहते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे तीसरा ऑप्शन। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें पूछ रखा है, फिर से एक मैप संबंधित क्वेश्चन पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे पूछ रखा है कि यहाँ पे जो अरब सागर है, अरेबिक सी है, उसके जो कोस्ट पे यानी कि उसके तट पे कौन से राज्य पड़ते हैं भारत के। तो देखिए इसको देखने के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे बता दूं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा नहीं हो सकता। तो देखिए तेलंगाना जो है वो आपका बीच में पड़ता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर हम देखें वेस्ट बंगाल भी है, ये भी नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का आंसर। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो तमिलनाडु है ये भी आपका बीच में पड़ता है। देखिए इस चीज़ को मैं मैप से आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगी। एक बार जरा फटाफट हम मैप की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो अरेबिक सी है उसके कोस्ट पे कौन से राज्य पड़ते हैं। ये देखिए अरेबिक सी जो है वो कुछ इस जगह पे है, और यहाँ पे पूछ रखा था कि इसके कोस्ट पे कौन सी जगह पड़ती है। तो देखिए आंध्र प्रदेश जो है वो इस साइड है, तो इसलिए नहीं हो सकता। तमिलनाडु जो है वो भी इस साइड है, इसलिए ये नहीं हो सकता। और यहाँ पे हम लोगों को जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें ये जो गुजरात है, देखिए ये इस जगह पे पड़ रहा है। साथ ही साथ हम लोगों को कर्नाटका दे रखा है, वो भी इस जगह से टच हो रहा है। और हमें एक और ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे केरला, जो कि आपका इस जगह पे टच हो रहा है। तो हमें वो ऑप्शन बताने हैं जो कि इस साइड पड़ रहे हैं, यहाँ पे अरब सागर की तरफ। तो यहाँ पे हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें हमें यहाँ पे गुजरात, साथ ही साथ कर्नाटका और केरला दे रखा है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे पहला ऑप्शन। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे दे रखा है, और ये बोल रखा है कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड गोवा विद रिस्पेक्ट टू बिहार। यानी कि बिहार के हिसाब से हमें देख के बताना है कि ये जो जम्मू कश्मीर है और जो आपका गोवा है वो किस दिशा में पड़ेगा। तो देखिए अगर आप एक भी चीज़ को यहाँ पे अच्छी तरीके से डिकोड कर पाएँ तो आप इजीली कर पाएंगे। अगर आप मैप में देखें तो अगर बिहार यहाँ पे है तो जम्मू कश्मीर कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर कुछ ऊपर की साइड होगा। तो जरा इसको एक बार मैप में देख लेते हैं ताकि हमें आसानी से इस चीज़ को हम समझ पाएँ। हमको इस क्वेश्चन में यहाँ पे बिहार को केंद्र लेना है, तो मैंने ले लिया इस तरीके से ये केंद्र। तो देखिए बिहार जहाँ पे है वहाँ पे मैं अपनी चारों दिशाएं यहाँ पे बना रही हूँ, NEWS।
तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें जम्मू कश्मीर यहाँ कहीं पड़ रहा है, ठीक है जी, और गोवा कहाँ पड़ रहा है, गोवा नीचे यहाँ कहीं पड़ रहा है। तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो आपका होगा नॉर्थ वेस्ट और दूसरा होगा यहाँ पे साउथ वेस्ट। तो जिस ऑप्शन में हमें नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट दे रखा है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब चलिए जरा ऑप्शन को देखते हैं और ऑप्शन के अनुसार कैसे मैंने किया। मैंने बिहार को केंद्र ले लिया और बिहार के अनुसार देखा जम्मू कहाँ है और गोवा कहाँ है। अब चलिए जरा इस क्वेश्चन के ऑप्शन को देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे बिहार के अनुसार जम्मू कहाँ पड़ रहा था, नॉर्थ की तरफ, यानी कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ पड़ रहा था, और जो हमारा गोवा है वो इस तरफ पड़ रहा था जो कि है यहाँ पे साउथ वेस्ट। तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो होगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पे पॉन्ड के बारे में यहाँ पे बता रखा है। यहाँ पे बता रखा है कि जो आज से 25 से 30 साल पहले जो पॉन्ड बनते थे वो अब सूख चुके हैं, और सूखने के यहाँ पे क्या क्या कारण हैं वो यहाँ पे हम लोगों को पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि जो पहले के टाइम में बारिश का पानी जमा होता था अब वो ऐसे लेक और पॉन्ड नहीं रहे, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि ऐसी जगह जहाँ पे मिट्टी वगैरह है वहाँ पे पक्के सीमेंट वगैरह बना दिए गए, वो भी सही है ये। इसके अलावा यहाँ पे सी ऑप्शन में बोल रखा है कि अब जो कुएं वगैरह होती है इसकी हर घर में ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हर घर में अब नलके वगैरह हैं। तो देखिए ये तो गलत है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि अब ज़मीन का पानी जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा निकाला जाता है। तो देखिए ये भी सही है। इस हिसाब से वो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा जिसमें ए, बी और डी दे रखा है जो कि हमें चौथे ऑप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। और ये जो 37वां क्वेश्चन है इसमें हम लोगों को मास निकालना है और डेंसिटी का प्रश्न पूछा गया है। डेंसिटी यानी कि घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम, और डेंसिटी कितने दे रखी है, तो डेंसिटी आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे हमें 15 दे रखी है, और मास हम लोगों को यहाँ पे निकालना है, और वॉल्यूम जो है यहाँ पे हमें आयतन जो है वो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो आप इन दोनों को यहाँ पे गुणा करिए 15 और 3 को, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 45 ग्राम, जो कि हम लोगों को यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर क्या है ये, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा, ये हमारा 37 हो जाएगा आई थिंक। इस क्वेश्चन में बोल रखा है वेयर इज झारखंड लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ द कंट्री, यानी कि झारखंड जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन को पहले अच्छी तरीके से इसे नोट करना होगा और ऑप्शन के अनुसार देखना होगा, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो है उसके आसपास के इलाके हैं। तो चलिए जरा इसको जरा मैप में देखते हैं और बताते हैं कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सबसे पहले ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे बोल रखा था वेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो देखिए उत्तर प्रदेश के किस जगह पे है झारखंड, ये जरा देखते हैं। तो ये हो गया NEWS। तो देखिए ये तो यहाँ पे कहाँ, झारखंड कहाँ पड़ रहा है, ये यहाँ पे साउथ और ईस्ट के बीच में पड़ रहा है अगर हम उत्तर प्रदेश से देखें। तो देखिए पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर हम अगले ऑप्शन की तरफ जाएं तो वो है आपका ईस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये हमें दे रखा है। आप ऑप्शन को देख सकते हैं ईस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल से देखते हैं जरा, वेस्ट बंगाल ये रहा। वेस्ट बंगाल में मैंने NEWS, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा था ऑप्शन में, यहाँ पे हमें दे रखा है ईस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, जबकि वेस्ट बंगाल से झारखंड कहाँ पड़ रहा है, ये पड़ रहा है वेस्ट में पड़ रहा है। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर हम उड़ीसा से देखें तो उड़ीसा से बोल रखा है नॉर्थ ऑफ उड़ीसा। तो जरा हम उड़ीसा से जरा देख लेते हैं। तो देखिए उड़ीसा ये रहा, उड़ीसा से जरा देखते हैं कि झारखंड कहाँ पड़ेगा। तो ये हो गया NEWS। तो उड़ीसा से अगर हम झारखंड को देखें तो ये नॉर्थ में, यानी कि कहाँ पड़ रहा है, ये उत्तर में पड़ रहा है, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चौथे ऑप्शन को भी देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे तीसरा ऑप्शन। अब हम डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हमें जूम फार्मिंग के बारे में बता रखा है कि जूम फार्मिंग किस तरीके से होती है। तो देखिए जूम फार्मिंग से रिलेटेड अगर आप ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर हम लोगों को जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दे रखा है वो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बोल रखी हैं, आफ्टर ऑब्टेनिंग वन सेट ऑफ क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट फॉर सम ईयर, यानी कि यहाँ पे हम फसल को प्राप्त करने के बाद उस ज़मीन को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं ताकि वो खुद वहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे फिर से वो फर्टिलाइज हो जाए।
इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो अगले ऑप्शन में बोल रखा है द बैम्बू एंड वीड्स विच ग्रो ऑन द लैंड आर पुल एंड बर्न, यानी कि जो यहाँ पे बांस और वीड्स वगैरह बन जाते हैं यानी कि कीड़े वगैरह होते हैं वो उनको जला दिया जाता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि जो वीड्स वगैरह हैं उससे फर्टिलाइज़र बनता है, ये भी यहाँ पे गलत है, उनके पौधों से, उनके जो एस से। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है व्हेन लैंड इज़ रेडी, और उसके बाद क्या किया जाता है कि जैसे ही यहाँ पे जो ज़मीन है वो फिर से अगर तैयार हो जाती है तो उसको क्या किया जाता है, उसको कुछ समय छोड़ने के बाद फिर से उसमें बीज उगाए जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ज़ूम फार्मिंग में किया जाता है कि एक बार जब ज़मीन में हम फसल उगा देते हैं उसके बाद उस लैंड को कुछ सालों तक यहाँ पे छोड़ देते हैं ताकि वो फिर से यहाँ पे उपजाऊ हो जाए। इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन करेक्ट है जिसमें हमें ओनली ए यहाँ पे दे रखा है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे बोल रखा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन विल बी स्लोएस्ट, यानी कि वाष्पीकरण जो होगा निम्नलिखित में से कौन से में सबसे धीमा देखा जाएगा। तो देखिए सरफेस एरिया और टेम्परेचर दोनों बढ़ा दिया जाए। अगर सरफेस एरिया और टेम्परेचर दोनों बढ़ा दें तो वाष्पीकरण जल्दी होता है। कपड़े का सूखना लगा लो, अगर हम कपड़े को फैला के डालेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, उसका जो हमारा जो क्षेत्र है वो बढ़ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि वाष्पीकरण जल्दी हो जाएगा। पर इसमें स्लोएस्ट पूछा है यानी कि सबसे धीमा कब होगा, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इसके अलावा बोल रखा है सरफेस एरिया बढ़ा दो टेम्परेचर कम कर दो। देखो सरफेस एरिया बढ़ाओगे, कपड़े को खोल के सुखाओगे तो वो तो सूखेगा जल्दी, चाहे धूप तेज हो या ना हो, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसमें बोल रखा है सरफेस एरिया कम कर दो पर टेम्परेचर बढ़ा दो। सरफेस एरिया कम करेंगे पर तेज धूप आएगी तो कपड़ा तो सूख ही जाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगला है सरफेस एरिया और टेम्परेचर दोनों कम हो। अगर दोनों कम होंगे तो वाष्पीकरण भी कम होगा, और हमें बताना था कि इनमें से सबसे स्लोएस्ट कब होता है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रखा है जो अर्थवॉर्म है, जो वो फार्मर के लिए काफ़ी फ्रेंडली माने जाते हैं, काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। तो अर्थवॉर्म के बारे में हमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही बता रखा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बोल रखा है कि अर्थवॉर्म ईट द डेड लीव एंड प्लांट एंड द ड्रॉपिंग फर्टिलाइज द सॉइल। ये बता रखा है कि जो अर्थवॉर्म है वो जो मृत पत्तियां होती हैं और झाड़ियाँ होती हैं उनको खा लेता है, और उनसे जो निकलता है, उनसे जो मल निकलता है वो एक तरीके से फर्टिलाइजर का काम करता है। ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा ये बता रखा है कि अर्थवॉर्म ईट द वीड एंड सेव द मेन क्रॉप। तो देखिए ऐसे कुछ नहीं होता कि वो जंगली पौधों को खा लेता है और मेन क्रॉप को बचा लेता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। इसके अलावा बता रखा है अर्थवॉर्म ऑफन द सॉइल सॉफ्टन द सॉइल, सॉरी, जो अर्थवॉर्म है वो जो मिट्टी है उसको खोद के उसे क्या करता है, उसको सॉफ्ट बना देता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि जो अर्थवॉर्म जो टनल बनाते हैं, जो सुराग बनाते हैं, वहाँ से क्या होता है, एयर और वाटर पास हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा जिसमें ए, सी और डी हमें दे रखा है, और ए, सी और डी हम लोगों को तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का तीसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें ब्रॉन्ज के बारे में पूछा गया है, जो कि गोलकुंडा के किले के अंदर हम लोगों को इसके बारे में बताया गया था। तो देखिए ब्रॉन्ज जो होता है वो किससे बना होता है, तो ये हमारे तांबे यानी कि कॉपर और टिन से बना होता है। ये तांबे और टिन यानी कि कॉपर और टिन का मिश्रित होता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कॉपर और ब्रॉन्ज जो है ये करेक्ट आंसर नहीं है, बाकी तो ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं बैठेगा। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों से पूछ रखा है कि जो बिहार में यहाँ पे बी कीपिंग होती है, जो कि मधुमक्खी पालन का जो काम होता है, इसमें बी कीपिंग के लिए सबसे सही, सबसे अच्छा टाइम क्या बताया गया है। ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये टाइम सबसे सही माना जाता है मधुमक्खी पालन का, क्योंकि ये अंडे देने का समय होता है। इस क्वेश्चन का अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो सेकेंड ऑप्शन, और अगर आप हिंदी में देखेंगे तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि जो क्रो होता है उसका नेस्ट जो होता है काफ़ी ऊपर होता है, और वो काफ़ी अच्छे वुड और वायर से अपने नेस्ट को बनाती है, और वो इतनी चालाक नहीं होती। तो क्रो के नेस्ट पे क्या करते हैं, कोई एक ऐसा बर्ड है जो कि अपने अंडे वहाँ पे डाल देता है ताकि उसके अंडे की भी देखभाल हो सके। तो वो जानवर कौन है, वो जानवर है यहाँ पे कोयल। कोयल जो होती है ये अपना घोंसला नहीं बनाती, ये क्या करती है, ये यहाँ पे क्रो के नेस्ट पे
क्या करती है, कौवे के घोंसले पे अपना अंडा रख देती है और जब तक हैच नहीं होता तब तक वो उसको पालता है। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए हम लोगों को यहाँ पे डेड सी यानी कि मृत सागर के बारे में पूछा गया है। मृत सागर क्या है? मृत सागर एक ऐसा सी है, एक ऐसा समुद्र है जिसका जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा नमकीन होता है। इतना नमकीन होता है कि अगर कोई व्यक्ति उसमें तैरना चाहे तो उसकी जो बॉडी होगी वो बिल्कुल फ्लोट करेगी जैसे कि कोई इंसान मर चुका है। तो यहाँ पे इसे डेड सी का नाम दिया गया है। इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमें बोल रखा है जो बी कीपिंग है उसका जो बेस्ट टाइम है वो जनवरी से मार्च तक है। मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था अक्टूबर से ये होता है आपका जनवरी तक, ना कि जनवरी से मार्च तक। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। इसके अलावा अगर हम देखें बाकी जो ऑप्शन हैं, ये जो हनी बी हैं उनको लीची अट्रैक्ट करते हैं, ये लुभाते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा इनको हम बॉक्सेस में रखते हैं ताकि हनी को हम स्टोर कर सकें, ये भी यहाँ पे सही है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है जो शुगर जो है हम परचेज करते हैं ताकि हम हनी बी का सिरप बना सकें, ये भी सही है। तो वो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा जिसमें हमें दूसरा, तीसरा और चौथा दे रखा है, जो कि हमारा है तीसरा ऑप्शन। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि हिली एरिया में क्या किया जाता है? लोग जो घर बनाते हैं वो स्टोन, मड और लाइम और वुड के बनाते हैं और 2 फ्लोर के घर होते हैं और जो ग्राउंड फ्लोर होते हैं वहाँ पे अपने जानवरों को रखते हैं और फर्स्ट फ्लोर में वो खुद रहते हैं और उनके जो रूफ होते हैं काफ़ी फ्लैट होते हैं और थिक पत्तों से वो इस तरीके से उन्हें ढक के रखते हैं। तो देखिए इस तरीके के घर कहाँ पे बनाए जाते हैं? ये पूछ रखा है कि पर्वतीय क्षेत्र में क्या किया जाता है कि जो घर होते हैं वो पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए जाते हैं। 2 मंजिला घर होते हैं। नीचे के मंजिल में वो अपने जानवरों को रखते हैं और ऊपर के मंजिल में वो खुद रहते हैं। साथ ही साथ उनके घरों की जो छत होती है वो बिल्कुल समतल होती है यानी कि फ्लैट होती है और वो क्या करते हैं, वो पेड़ों के मोटे तने से उन्हें ढक के रखते हैं। तो इस तरीके के जो घर हैं वो कहाँ पे बनाए जाते हैं? इस तरीके के घर जम्मू कश्मीर और लेह के एरिया में बनाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो आप देखोगे इंग्लिश वाले स्लाइड में आपको पहला ऑप्शन और हिंदी वाले में फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बोल रखा है एन ऑब्जेक्ट इन विच नो लाइट कैन बी पास इज कॉल्ड। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से कोई जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो प्रकाश की किरण जो है वो गुजर नहीं सकती, उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पे हमें ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट और यहाँ पे कॉन्वेक्स हम लोगों को दे रखा है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट, जिस पर से कंप्लीटली लाइट पास हो सकती है, जैसे कि हमारे शीशे होते हैं, शीशे से हमें आर पार दिखाई पड़ता है, जैसे कि जो विंडो में शीशे लगे होते हैं। इसके बाद आता है पारभासी, जो कि है हमारे ट्रांसल्यूसेंट। यहाँ पे हम लोगों को ट्रांसल्यूसेंट क्या होते हैं? जिसमें से हमें धुंधली कोई चीज़ दिखती है। और आखिरी में होते हैं अपारदर्शी, जो कि होते हैं ओपेक, जिसमें से कोई भी लाइट पास नहीं होती। जैसे कि आप लकड़ी के फट्टे लगा लो, लकड़ी के जो वुडन के हमारे दरवाजे होते हैं उसके आर पार हम नहीं देख सकते। और यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें से कोई लाइट, कोई प्रकाश की किरण जो है वो गुजर नहीं सकती। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एग्जाम्पलर पेपर में भी ये क्वेश्चन दे रखा है कि हम लोगों को यहाँ पे दिल्ली को केंद्र लेना है और हमें बताना है कि गांधीनगर जो कि गुजरात में पड़ता है और पटना जो कि है बिहार में पड़ता है, ये किस जगह पे लोकेटेड होगा। तो देखिए आप लोगों को पता है कि अगर मैं इस गोले को ये दिल्ली मान लूँ और इस तरीके से मैं यहाँ पे दिशा इस तरीके से बना दूँ, तो हमने अभी अभी मैप के अंदर देखा था जो बिहार है वो कुछ इस जगह पे पड़ रहा था। तो देखिए बिहार जो है वो इस जगह पे पड़ रहा था और जो हमारा गुजरात है यानी कि गांधीनगर है वो इस जगह पे पड़ रहा था। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है ऐसे प्रश्नों में, जो भी चीज़ें हम लोगों को केंद्र लेनी होती है हमें वहीं से हमें इस प्रश्न को शुरू करना होता है। तो दिल्ली को केंद्र लेने को बोला था, तो दिल्ली से मैंने क्या किया, दिल्ली से ये मैंने दिशा बनाई NEWS। तो इस हिसाब से आप मुझे बताइए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि दिल्ली को केंद्र लेके बताइए गांधीनगर कहाँ होगा। तो गांधीनगर के बारे में आपको सबसे पहले बताना है। तो गांधीनगर कहाँ पड़ रहा है? साउथ और वेस्ट के बीच में। तो देखिए साउथ वेस्ट पहले दे रखा है।
इसके अलावा अगर हम देखें, इसके बाद पटना यानी कि बिहार के बारे में पूछ रखा है। बिहार जो है वो कहाँ पड़ रहा है, साउथ और ईस्ट के बीच में, साउथ और ईस्ट जो है यहाँ पे हमें दे रखा है। तो इस तरीके से हमें केंद्र लेके इन प्रश्नों को हल करना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा बी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। एक और हम लोगों को यहाँ पे नई टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को जरा हम करेंगे और इस क्वेश्चन को जरा हम हल करके देखते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि एक्स जो है एक कैपिटल सिटी है, वो भी किसकी, जो कि इंडिया का एक स्टेट है। और ये बोल रखा है कि इफ़ यू ट्रैवल नॉर्थ फ्रॉम एक्स, अगर हम एक्स से कहाँ जाएं, नॉर्थ की तरफ जाएं, एक्स से कहाँ जाएं, हम उत्तर की तरफ जाएं और 4 इंटरमीडिएट बॉर्डर हम क्रॉस करें, तो वाई यहाँ पे पड़ता है। और वाई भी क्या है, वाई भी एक कैपिटल सिटी है, वो भी इंडिया के किसी स्टेट का। देखिए यहाँ पे तक हम लोगों को इतनी चीज़ पता चली कि हम लोगों को यहाँ स्टेट के नाम नहीं बता रखे, हम लोगों को यहाँ पे कैपिटल सिटी के नाम बता रखे हैं। और यहाँ पे हमें बोल रखा है कि एक्स जो है कैपिटल सिटी है इंडिया की किसी स्टेट की, और वहाँ से अगर हम कहाँ जाएं, एक्स से हम नॉर्थ की तरफ जाएं और 4 हम स्टेट बॉर्डर को हम यहाँ पे क्रॉस करें, तो यहाँ पे आप लोगों का क्या पड़ेगा, वाई पड़ेगा, जो कि कैपिटल सिटी है, वो भी किसी और स्टेट की, इंडिया में पड़ने वाले की। और हमें यहाँ पे इसके बाद ये बोल रखा है इफ़ यहाँ पे चंडीगढ़, देखिए चंडीगढ़ इज लोकेटेड टू नॉर्थ वेस्ट ऑफ वाई। तो देखिए चंडीगढ़ के बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है, तो चंडीगढ़ से ही हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। बोल रखा है कि चंडीगढ़ जो है अगर ये वाई के नॉर्थ वेस्ट में है, तो आपको बताना है कि एक्स और वाई यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एक्स और वाई आइडेंटिफाई करने वाले हमारे एग्जाम्पल पेपर में दे रखे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए फटाफट जरा देखते हैं कि एक्स और वाई क्या क्या हो सकता है। और इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ की तरफ चलते हैं और चंडीगढ़ से देखते हैं कि इफ चंडीगढ़ इज लोकेटेड टू नॉर्थ वेस्ट ऑफ वाई, यानी कि चंडीगढ़ कहाँ है, चंडीगढ़ खुद नॉर्थ यहाँ पे वेस्ट में है वाई के। तो चलिए इसे जरा हल करें। अब देखिए ये जो प्रश्न शुरू हो रहा है, इस प्रश्न में हमें बस एक ही स्टेट के बारे में बता रखा है, जो कि है चंडीगढ़। तो देखिए चंडीगढ़ से हम शुरू करेंगे और चंडीगढ़ जो खुद है वो वाई के कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में है, ये हमें बता रखा है। तो देखिए अगर मैं आपके सामने यहाँ पे दिशा बनाऊँ, ये जो चारों दिशाएं हमारी होती हैं, इस तरीके से अगर मैं आपके बनाती हूँ, तो ये होता है एन, ये होता है ई, ये होता है डब्ल्यू और ये होता है एस। नॉर्थ वेस्ट यानी कि इस जगह पर, इट मीन्स यहाँ पे कोई एक जगह है जिसकी बात ये कर रहे हैं, जो कि वाई है, ठीक है जी। और इस जगह पे क्या है, ये चंडीगढ़ है। तो देखिए चंडीगढ़ को अगर मैं नॉर्थ वेस्ट मान लूँ, तो देखिए कौन सा ऐसा राज्य पड़ेगा जिसके नॉर्थ वेस्ट पे क्या पड़ रहा है, चंडीगढ़ पड़ रहा है। तो देखिए अगर हम इस तरीके से जाएं, तो चंडीगढ़ खुद जो है वो नॉर्थ वेस्ट पे है, क्वेश्चन में ये बोला गया है। और कौन सी ऐसी जगह पड़ेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर उत्तराखंड। और उत्तराखंड की जो कैपिटल सिटी है वो क्या है, वो है हमारी देहरादून, जो कि हमें ऑप्शन में दे रखा है। इस हिसाब से हमें पता चला कि वाई यहाँ पे क्या होगा, देहरादून होगा। देखिए बाकी ऑप्शन ये करेक्ट नहीं बैठ रहे वाई के लिए। सबसे पहले हमने वाई से शुरुआत क्यों की, क्योंकि वाई के बारे में हमें बता रखा है कि चंडीगढ़ जो है वाई के नॉर्थ वेस्ट पे है। तो हमने क्या किया, नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे पड़ता है, तो इस हिसाब से हमें पता चला कि इस तरीके का एरो जो पड़ेगा वो नॉर्थ वेस्ट पे पड़ेगा, और नॉर्थ वेस्ट पे खुद क्या है, चंडीगढ़ है। तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ के नॉर्थ वेस्ट पे आपका चंडीगढ़ पड़ रहा है, तो आप कहेंगे ये उत्तराखंड के पड़ रहा है। और ऑप्शन को अगर हमने देखा, तो मैंने कहा था ऑप्शन में हम लोगों को यहाँ पर स्टेट नहीं, यहाँ पे कैपिटल सिटी दे रखी है, मतलब उनके कैपिटल बता रखे हैं, स्टेट के कैपिटल। तो उत्तराखंड का जो कैपिटल है वो क्या है, देहरादून है। तो देखिए हमें वाई के बारे में यहाँ पे क्या पता चला कि वाई यहाँ पे पड़ेगा आपका देहरादून। वैसे तो हमें वाई जो है एक ही ऑप्शन में देहरादून दे रखा है, तो यहाँ पे जो एक्स होगा वो यहाँ पे हैदराबाद ही होगा। पर जरा इसको एक बार और हम ये चीज़ कंफर्म कर लेते हैं कि एक्स आपका हैदराबाद है या नहीं है। वैसे तो अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है, आप एक चीज़ भी ये फाइंड आउट कर लें, तो वही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके अंदर हमें एक और चीज़ बता रखी थी, जो कि एक्स से अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएं, यानी कि उत्तर की तरफ जाएं और 4 स्टेट बॉर्डर को अगर आप
क्रॉस करते हैं तो y पड़ेगा। तो देखिए इस हिसाब से आपका जो x होगा वो नीचे की साइड कहीं होगा, क्योंकि आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाने को बोल रहे हैं, उत्तर की तरफ जाने को बोल रहे हैं। तो आप जरा एक काम करिए, उत्तराखंड से 4 स्टेट बॉर्डर नीचे की तरफ आ जाइए। तो ये हो गया उत्तराखंड का बॉर्डर, और इसके बाद आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, फिर आपका ये मध्य प्रदेश का बॉर्डर, और उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका महाराष्ट्र का बॉर्डर। देखिए एक बॉर्डर ये हो गया उत्तराखंड का, एक बॉर्डर हो गया उत्तर प्रदेश का, एक बॉर्डर हो गया मध्य प्रदेश का, एक हो गया ये महाराष्ट्र का। उसके बाद यहाँ पे क्या पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है हमारा आंध्र प्रदेश, जिसका जो कैपिटल है वो यहाँ पे क्या है, ये है हैदराबाद। तो देखिए ये जो एक्स और वाई दे रखे थे, ये हमें सिटी या फिर स्टेट के बारे में ना देके हमें इनके कैपिटल्स दे रखे थे। तो इस तरीके से आपको कैपिटल भी याद होना चाहिए। और ये एक नया प्रश्न था जो कि हमारा यहाँ पे आइडेंटिफाई करने से संबंधित, एक्स और वाई निकालने से संबंधित हम लोगों को दिया गया था।